हम्म। ठीक है। कल मैंने आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिक डिफरेंस जो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में वो ये है कि सबसे पहली बात, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है, वन सेकेंड ना, एक बार ये डायग्राम थोड़ा सा ओपन कर लो। हाँ, देखो, सिंक्रोनस ऑपरेशन में क्या होता है कि वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम, एक रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे हम क्लाइंट से सर्वर को, सर्वर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसके बाद रिस्पांस आपको वापस देगा। फिर आप रिस्पांस इधर रिसीव करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो रेज करते हो। और ये होता है सिंक्रोनस अप्रोच, जिसमें वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम। और जब तक ये एक रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर रिक्वेस्ट नंबर 2 इफ इट टेकिंग सम मोर अमाउंट ऑफ टाइम, then the client actually requires to wait for till the time we doesn't get the response of this particular request, I mean the previously submitted request. तो ये होता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। और जितनी भी अभी तक जो भी अपन ने क्लासेस वगैरह लिखा, एसक्यूएल है ना, और जितने भी मेथड्स वगैरह बनाई, ऑल ऑफ देम वेर सिंक्रोनस ऑपरेशन, because what we were doing, we were submitting one request and then we were seeing the result, and till the time we won't get the result, we were actually being kept idle, है ना। तो वो सारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग था। अभी अपन आते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे। तो कल ये कंसेप्ट हमने देखा, देखो, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अपेक्स क्यूज। अगर एक सर्वर सर्वर एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में बिजी है ना, तो टिल द टाइम इफ नेक्स्ट रिक्वेस्ट हैज बीन जनरेटेड 3 4 and 5, तो वेयर डू वी रिक्वायर, बिकॉज सर्वर कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन वन रिक्वेस्ट। बट क्या होता है कि it internally have one amount of memory called as apex memory. Now this apex queue is capable to store 5 jobs, 5 requests। इसमें रिक्वेस्ट ना बोलते हुए ना, ज्यादा बेटर जो वर्ड होता है, जो यूजुअली यूज होता है ना, वो जॉब्स है। तो ना उसको थोड़ा सा आप भी ना उस चीज को हैबिचुअल में लाओ, कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि हाँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अपन स्टोर कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हैबिचुअल करो कि वी कुड से कि हाँ, अपेक्स क्यू इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी, अपेक्स क्यू इज अ मेमोरी वेयर वी यूज टू स्टोर द जॉब्स। What kind of job? For example, if server is processing request number 2, then the another request, meanwhile, whatever the request is generated from the client, all those requests we could store it inside the apex queue, but it have a fixed capacity। ऐसा नहीं कि this is something which is a kind of enormous memory, अपन चाहे जितना स्टोर कर लो, नहीं, वैसा नहीं है। it have its own capacity। you could maximum store 5, you could maximum store 5 request, 5 job inside the apex queues। ठीक है। तो this was all the concept that we have learned it yesterday। now let me tell you what exactly is the batch programming, because as a part of asynchronous operation, there are 5 things that we are going to learn. The most important is batch programming, then the second one is scheduled programming, and then flex queues, future method, and the queuable interfaces. These are the 5 different topics I will be covering into this. So let's now start with the batch programming. So first of all, try to understand okay, what is the use of batch, what is the use of batch। अच्छा देखो, हर एक जो यहाँ पर कहना चाहिए कि हर एक एस्पेक्ट, हर एक पॉइंट जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, उसका अपना अपना एक अलग यूज है। ठीक है। आपको एक तो पहली बात कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इसमें सारी चीजें एसेंशियल है, सारी चीजें समझना जरूरी है। बट ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है क्या, आपको ना यूज केस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। इफ आई वांटेड टू यूज द बैच प्रोग्रामिंग, देन व्हाट शुड बी द यूज केस, what should be the use case for handling this kind of situation, for handling this kind of scenarios, what is the हल, बैच प्रोग्रामिंग इसका हल होता है। तो ये हमको थोड़ा सा ना यूज केस रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए। सो बैच प्रोग्रामिंग का जो पर्पस है कि व्हाई वी एट ऑल यूज द बैच प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसका रीजन है व्हेनेवर वी वांटेड टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड, व्हेनेवर वी वांटेड टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा, तुमको याद होगा काफी पहले अपन ने डेटा मैनेजमेंट के टाइम है ना, डेटा मैनेजमेंट के टाइम पे डेटा इंपोर्ट विजार्ड, डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ठीक है, डेटा इंपोर्ट विजार्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके भी पहले, एकदम पहले, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू इंसर्ट समथिंग इनटू अकाउंट ऑब्जेक्ट, आई वांटेड टू इंसर्ट समथिंग इनटू द अकाउंट ऑब्जेक्ट, तो इफ आई प्रेस दिस न्यू बटन फॉर एग्जांपल, तो विद दिस यूजर इंटरफेस हाउ मेनी रिकॉर्ड एट अ टाइम आई कुड इंसर्ट इट, मैक्सिमम वन रिकॉर्ड। यूजर इंटरफेस की कैपेसिटी यही होती है ना। अभी चाहे अकाउंट बोलो आप, चाहे कैंडिडेट बोलो, चाहे आप पोजीशन बोलो, कहीं पर भी वेन एवर यू आर इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड विद द यूजर इंटरफेस विद दिस पर्टिकुलर फॉर्म, हाउ मच रिकॉर्ड कैन बी इंसर्टेड एट अ टाइम, वेरी ऑब्वियसली वन रिकॉर्ड। ये आप फॉर्म फिल करोगे, ये पूरी डिटेल्स फिल करोगे, एंड देन यू विल हिट द सेव बटन, तो वन रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी गेट क्रिएटेड, है ना। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि इसके आगे अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्टेड टू प्रोसेस मल्टीपल रिकॉर्ड्स, है ना, एक से ज्यादा रिकॉर्ड करना है अपने को, प्रोसेस एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वट,
तो देन व्हाट वी विल डू, तो फिर ठीक है, हमने पढ़ा कि एसक्यूएल वगैरह अपन फायर कर सकते हैं, वो लगे। हाँ, बट टूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, टूल के हिसाब से फॉर एग्जांपल डेटा इंपोर्ट विजार्ड है ना, डेटा इंपोर्ट विजार्ड इंटरनल टूल होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी? 50,000। थोड़ा बहुत गवर्नर लिमिट्स याद करो, 50,000 विद द डेटा इंपोर्ट विजार्ड। So data import wizard is capable, with this tool inside the Salesforce, you could process 50,000 up to 50,000 record. फिर आपको मैंने डेटा लोडर्स पढ़ा है, डेटा लोडर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अभी बात आई है दिमाग में तो बता देता हूँ, ये दो टॉपिक ना एडमिन के थोड़े से मिस हो गए मेरे से, मतलब नोट्स में नहीं थे इसलिए। वन सेकेंड, नोट्स में नहीं थे इसलिए, तो फिर मैं अभी 202 पे वो मैंने इंक्लूड किया है, 202 पे मैंने इंक्लूड किया है, 202, एक सेकेंड गाइस। फील्ड लेवल सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड टाइप्स, ठीक है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी और परमिशन सेट्स भी इसी में आ जाएगा, फील्ड लेवल सिक्योरिटी एंड परमिशन सेट्स, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है, तो या तो जिस दिन ये टॉपिक होंगे उस दिन तुमको इनवाइट कर लूंगा मैं, मतलब तुम्हारी बैच के ठीक बाद में वो बैच रहता है 7:30 बजे वगैरह, अभी तो स्टार्ट हुआ है सिक्योरिटी, थोड़ा सा टाइम है अभी उसमें, तो जब ये लास्ट लास्ट में लेने वाला हूँ मैं, तो या तो तुमको उस दिन इनविटेशन दे दूंगा, एक पॉसिबिलिटी तो वह तुम लाइव क्लास कर लेना, जस्ट एक के बाद एक दो बैच कर देना, दो दो दिन या 3 दिन, 2 दिन चलेगा, हार्डली 3 दिन नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मतलब जो नहीं भी कर पाए बाय द वे, तो यहाँ इसके जो रिकॉर्डिंग लूंगा ना मैं, वो रिकॉर्डिंग तुम्हारी ड्राइव पे भी डाल के शेयर कर दूंगा। तो दो छोटे तीन तीन कंसेप्ट समझ के चलो वो, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया था मैं इसलिए छूट गया मेरे से। फिर बाद में फिर मुझे तुम्हारी बैच में से किसी ने बताया, शायद प्रज्वल ने और शायद चेतन ने, किसी ने बताया मुझे, तो मैं बताया कि यस, 2 से 3 टॉपिक मिस हो गए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिकॉर्ड टाइप इज सिक्योरिटी एंड परमिशन से थोड़ा इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं देखो अभी अलग से तो नहीं ले पाऊंगा बिकॉज है ना, बट ये अभी क्योंकि होने ही वाला है कुछ दिनों में ये बैच, तो इसी बैच के साथ तुम्हारा करवा देता हूँ। चलो वापस आते हैं, तो मैं तुमको बता रहा था, अगर अपने को ना नंबर ऑफ रिकॉर्ड बल्क में प्रोसेस करना है, तो एक सीरीज है उसको समझो। लेट मी राइट इट डाउन इन द नोट्स इटसेल्फ हियर, व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। मैं राइट, ठीक है, मैं तुमको ना एक सीरीज लिख के देता हूँ यहाँ पे, रुको। नाउ लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है। इफ वी वांट, है ना, इफ वी वांट, अरे क्या हो रहा है ये, if you want to process multiple records at a time, ठीक है। if you wanted to process means either you wanted to insert, update, delete, whatever, you know, for example, if we wanted to insert, or rather we wanted to update, or rather we wanted to delete, मतलब any dml whatever we usually do, है ना, any dml what we usually do, तो अपने पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ना, वट एवर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है अपने पास है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है वो एग्जांपल है आपका, कि यू कैन यूज डेटा इंपोर्ट विजार्ड, डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ठीक है। बट यूजिंग डेटा इंपोर्ट विजार्ड, हाउ मच डेटा अप टू 50,000, यानी 50,000 रिकॉर्ड्स पर ट्रांजैक्शन, 50,000 रिकॉर्ड्स पर ट्रांजैक्शन, दैट इज व्हाट द कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका सबसे पहला टूल होता है। अच्छा, इसके साथ एडवांटेज क्या है डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, ये सेल्सफोर्स में इंटरनली मौजूद होता है, ये आपको एडिशनली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। वी हैव सीन दिस, हम अगर डेटा मैनेजमेंट में जाते हैं, इफ यू गो टू डेटा मैनेजमेंट हियर, ठीक है, सो इन द डेटा मैनेजमेंट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डेटा इंपोर्ट विजार्ड एंड देन डेटा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्टिंग के लिए होता है, इंपोर्ट होता है बाहर से डेटा अंदर लाने के लिए। इन बोथ ऑफ द केसेस सीएसवी फाइल का कंसेप्ट है। whenever there is an interaction with data, always remember this, just here not, even in the programming also, आगे चल के जब अपन प्रोग्रामिंग पे पर्टिकुलरली अपन प्रोग्रामिंग पे भी डेटा एक्सचेंज करेंगे ना, देन ऑल्सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सीएसवी फाइल। सेल्सफोर्स जो है, whenever you wanted to import or export data, whenever you wanted to send data or receive data from Salesforce, what is the format that is supported is only CSV file, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। नॉर्मल एक्सेल शीट कभी भी सेल्सफोर्स जो है ना वो अलाउ नहीं करता। तो ये थोड़ा सा एक चीज ना बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखो, कि वेन एवर समवन आस्क यू कि व्हाट काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट इज सपोर्टेड फ्रॉम द सेल्सफोर्स इफ आई वांटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा, यू नीड टू ब्लाइंडली से इट्स ओनली वन फॉर्मेट एंड दैट इज सीएसवी, ओनली सीएसवी फॉर्मेट।
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल सपोर्ट करता है आपका सेल्सफोर्स, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेल शीट, और कुछ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेल शीट। तो डेटा इंपोर्ट विजार्ड के साथ एक अच्छी बात यह है कि इंटरनल टूल है, सेल्सफोर्स में ही रहता है और के अंदर रहता है, एडिशनली कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है, ओनली 50,000। द नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट द नेक्स्ट टूल इज योर डेटा लोडर्स, ठीक है, डेटा लोडर्स, ठीक है। अब डेटा लोडर्स के साथ में क्या बेनिफिट है, डेटा लोडर्स जो है एक ये ऑन प्रेमाइज टूल है। हालांकि ऑन प्रेमाइज टूल का मतलब होता है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, वी हैव डन दिस, बट इट कैन प्रोसेस अप टू 5 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड, 5 मिलियन रिकॉर्ड्स पर ट्रांजेक्शन, 5 मिलियन रिकॉर्ड्स पर ट्रांजेक्शन, ये इसकी कैपेसिटी होती है, 5 मिलियन रिकॉर्ड्स पर ट्रांजेक्शन। 5 मिलियन सम, 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख, 50 lakhs record, 50 lakhs record, because 1 million, 1 million is actually 10 lakh, तो 50 lakh records in a single transaction you can process, ये हो गया डेटा लोडर, ठीक है। तीसरा आता है आपका बैच प्रोग्रामिंग, अब जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बैच प्रोग्रामिंग। तो बैच प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा जो यूज है ना, वो है मल्टीपल मिलियंस रिकॉर्ड प्रोसेस करने का। हाउ मच दिस कुड प्रोसेस, दिस कुड प्रोसेस 50 मिलियंस रिकॉर्ड, दिस कुड प्रोसेस 50 मिलियंस रिकॉर्ड, इट कुड प्रोसेस 50 मिलियंस। 50 मिलियन मतलब इसको मल्टीप्लाइड 100 करूं तो समवेयर 5 करोड़, यानी हाँ 5 करोड़ बराबर, इंडियंस में 5 करोड़ ऑफ रिकॉर्ड है ना, 5 करोड़ ऑफ रिकॉर्ड। करोड़ की स्पेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता शायद गलत स्पेलिंग है, कैरोर्स हो गया हो, आई डोंट नो व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ करोड़, ठीक है। मैं हटा ही देता हूँ यार इसको, नहीं तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ठीक है। 50 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो है दैट कुड बी प्रोसेस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ये होता है बेसिक पर्पस बैच प्रोग्रामिंग का। तो अपन ना जब इसको पढ़ रहे हैं तो एक एक करके ना हम ये भी देखते जाएंगे कि किसका क्या यूज होता है। तो whenever you wanted to process multiple records at a time, either insertion, updation, deletion, whatever is your operation, any DML, ठीक है, apart from merge, any DML is your whatever DML operation you wanted to perform and you wanted to perform it on bulk amount of data, तो आपके पास में दो चार चीजें होती हैं। पहला, आप डेटा इंपोर्ट विजार्ड यूज कर सकते हो, 50,000 रिकॉर्ड्स कर सकते हैं प्रोसेस, डेटा लोडर से आप 5 मिलियन रिकॉर्ड तक कर सकते हो, और बैच प्रोग्रामिंग इज केपेबल टू परफॉर्म 50 मिलियन, इसके ऊपर नहीं। अब इसके भी ऊपर है तो फिर सेल्सफोर्स के बाहर जाना पड़ता है अपने को, डेटा इन्फॉर्मेटिका क्लाउड करके एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उसका यूज कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी इससे भी ज्यादा होती है, तो उसका सेल्सफोर्स के साथ ना इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट में किया है मैंने, वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट था, उसमें काफी बड़ा डेटा, काफी पुराना डेटा इनफैक्ट माइग्रेट किया है, तो वो बैच प्रोग्रामिंग से भी नहीं हो रहा था। इट वाज लाइक बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा था, तो हमने ऑफकोर्स बैच तो लिखा यहाँ पे, बिकॉज सेल्सफोर्स में लाने के लिए हमको बैच प्रोग्रामिंग लिखना ही पड़ा, लेकिन एक्चुअल जो माइग्रेशन हुआ था ना, वो इन्फॉर्मेटिका क्लाउड से हुआ था, ऐसा है। चलिए, सो दिस इज व्हाट वी कैन परफॉर्म, मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑपरेशन प्रोसेस कर सकते हैं अप टू 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ जो है उसकी कैपेसिटी, ये करोड़ की स्पेलिंग है, एनीवे। तो और उसके अलावा बैच प्रोग्रामिंग जो होता है वो नॉर्मली जब थर्ड पार्टी सिस्टम से हम लोग कुछ भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, थर्ड पार्टी सिस्टम से जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं ना, उसके लिए एक वर्ड होता है कॉल आउट्स। कॉल आउट्स का मतलब होता है कि वेन एवर यू आर कॉलिंग सम एक्सटर्नल सिस्टम फ्रॉम द सेल्स फोर्स, दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल आउट, एंड द लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे होता है, ठीक है। चलो, अब कुछ और बातें इसी फैक्ट के ऊपर से, ठीक है, कुछ और बातें इसी फैक्ट के ऊपर से, कुछ और फैक्ट जो है इसी इसी बात के ऊपर से। देखिए, whenever we wanted to perform any operation, insert, update, delete, any operation up to this much of the capacity, 50 millions of record, then obviously your normal SQL जो है ना, normal SQL query cannot work, क्योंकि आप एक चीज मुझे बताओ, कोई भी आप में से एक, कि whenever we fire one SQL query, how much data we can process with the single SQL query, एक query से आप कितना प्रोसेस कर सकते हो, नॉर्मल SQL क्वेरी जो है आपकी, नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी से आप कितना कितना रिकॉर्ड प्रोसेस कर सकते हो। अरे एक क्वेरी आप फायर करेंगे तो हाउ मच रिकॉर्ड इट कुड इन रिटर्न, यूजिंग वन क्वेरी हाउ मच रिकॉर्ड वी कुड फेच, कितना कर सकते हैं। हम्म 100. 100 एसक्यूएल क्वेरी है, इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वी कैन फायर 100 एसक्यूएल क्वेरी। आई एम आस्किंग कि एक क्वेरी की कैपेसिटी कितनी है यूजिंग वन 10,000. क्वेरी। 50,000.
फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी 50,000। थाउजेंड 50,000, हाँ वो पूछ रहा हूँ मैं कि आप एक क्वेरी से आप कितना डेटा फेच कर सकते हो, 50,000 है ना। चलो, ये एक बात हो गई, इसको याद रखो। दूसरी बात, अभी देखो मैं रिसेंटली आज मैंने इंटरव्यू लिया है, ठीक है। अभी वही ये सारे क्वेश्चन थे मेरे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक क्वेरी। तो आप मुझे सारे डिफरेंस लिस्ट आउट मत करो, सिर्फ मुझे एक चीज बताओ कि हाउ विल यू एग्जीक्यूट डायनामिक क्वेरी, बस इतना सा बता दो मुझको कोई। हाउ विल यू एग्जीक्यूट डायनामिक क्वेरी, इफ आई वांटेड टू एग्जीक्यूट अ डायनामिक क्वेरी क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है और कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, बताओ। बताओ जरा सा, ये आज ही मैं इंटरव्यू लिया है तो मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा है। ये देखो ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे। हाँ, बताओ जरा सा, डायनामिक क्वेरी किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है। रिटर्न इन सिंगल कॉमा। हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, मतलब अपन एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। वी विल डिफाइन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नहीं, ये जरूरी है बॉस, ये इसके पहले कि ये पॉइंट समझाऊं, थोड़ा सा ये जरूरी है और आप सबका भी क्लियर होना इस पॉइंट पे जरूरी है। एसक्यूएल्स में थोड़ा सा लेके चलता हूँ वापस तुम्हारे को। आ, देखो सबसे पहली चीज तो ये कि डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी जो अपन लिखते हैं ना, वो स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करके उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल स्टैटिक क्वेरी जो होती है आपकी, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉम अपना ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। बट डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी का मामला ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन अ स्ट्रिंग वेरिएबल, एंड विद इन स्ट्रिंग वेरिएबल वी यूज टू राइट डाउन द क्वेरी, और क्वेरी डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, देयर इज अ मेथड डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, उसके अंदर आपको वो वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। कहाँ है, मिल जाए मुझको। ये देखो आप, ठीक हो, यहाँ पे मैंने एक डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी लिखा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी इज ऑलवेज रिटन इनसाइड अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब ये जो मैं दिस लिख रहा हूँ, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिंग, और उसके लिए हमको एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। यू कुड गिव एनी नेम टू द वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है लीड रिकॉर्ड क्वेरी। व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। इसके अंदर मेरी सारी क्वेरी जो है वो इसके अंदर रख दी है। नाउ दिस क्वेरी इज नॉट गोइंग टू बी गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, एक मेथड होती है हमारी, ठीक है। एक मेथड होती है हमारी, वेन एवर वी वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज डेटाबेस डॉट क्वेरी। डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड के अंदर आपको क्वेरी रखना पड़ता है। तो क्वेरी आपने कहां स्टोर कर रखा है, ये वाले वेरिएबल में, लीड्स लीड रिकॉर्ड क्वेरी नाम के वेरिएबल में, एंड दैट्स व्हाई यू आर गिविंग द नेम ऑफ दिस वेरिएबल इनसाइड दिस, ये ब्रैकेट के अंदर। तो whenever this method, and अब बहुत ध्यान से सुनो, database dot query is a method, database dot query is that method, not is the method, database dot query is that method, database dot query is that method which is used to execute dynamic queries, dynamic SQL queries। और बाकी सब सेम है जो आपने पढ़ा कि whenever a query is executed, इट विल रिटर्न रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स है रिटर्न करती है तो वो लिस्ट कलेक्शन में हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो वो सब सही है यहाँ पर। ये क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुई है वो लीड के ऊपर एग्जीक्यूट हुई है, इसलिए मैं इसको कलेक्ट भी काय पे कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ लीड पे, लिस्ट ऑफ लीड पे इसको कलेक्ट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो एक चीज थी, थोड़ा सा मुझे लगा ही आप लोग भूल जाओगे इतने दिन में, वो ये था कि डायनामिक क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो डायनामिक क्वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वेरी इज ऑलवेज क्रिएटेड अंडर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, the query is always stored inside a string variable, and whenever we wanted to execute that query, there is a method, there is a predefined method, and we cannot directly execute this query। इसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यू नीड टू explicitly call that, you need to make some efforts to call that, we need to explicitly call this with the method database dot query, database dot query। आज एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस डॉट क्वेरी एंड डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। अभी आपको आने वाला है वो, पता नहीं मैं लिखा नहीं मैं शायद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा, मैंने हालांकि पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस क्वेरी एंड डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। डेटाबेस डॉट क्वेरी एंड डेटाबेस डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, अभी कुछ दिनों में, अभी ये आपके साथ भी ये जो मेथड है ये आप अभी पढ़ने वाले हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड, डेटाबेस डॉट क्वेरी क्या है और डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्या है। चलो ये तो अभी पढ़ने वाले हो, बट एटलीस्ट ये पढ़ा चुका हूँ, यही पता होना चाहिए, और मैं वही समझा रहा हूँ अभी।
कि डेटाबेस डॉट क्वेरी इज अ मेथड, डेटाबेस क्लास है, उसकी मेथड है क्वेरी, वी कॉल दिस एज अ मेथड, डेटाबेस डॉट क्वेरी इज अ मेथड, अ प्रीडिफाइंड मेथड. And what is the purpose of this method? Whenever I wanted to execute any dynamic query, first of all, dynamic queries are always created, always stored inside a string variable, and you need to give the name of that string variable inside database.query method. So this method database.query is used to execute dynamic queries. This method database.query is used to execute dynamic queries. ठीक है, ठीक है. बाकी गवर्नर लिमिट वही है बॉस. जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो मान के चलो लीड से ये रिकॉर्ड फेच कर रही है, कितना फेच कर सकती है वो पूछ रहा था मैं आपसे, तो द आंसर इज 50,000. कि ये अज्यूम करो कि आपकी लीड रिकॉर्ड पे 60,000 रिकॉर्ड्स है, ऐसा अज्यूम करो आप कि लीड ऑब्जेक्ट पे 60,000 रिकॉर्ड है, बट दिस वन सिंगल क्वेरी कैन ओनली फेच 50,000, 10,000 नहीं फेच कर पाएगी, 10,000 नहीं फेच कर पाएगी. कौन से 50,000? अभी अपन लिमिट विमिट करके इसमें सीरियलाइज असेंडिंग असेंडिंग लगा के अपन वो कर सकते हैं, या फिर एट रैंडम. अभी ये एट रैंडम 50,000 रिकॉर्ड देगी, और एट रैंडम 10,000 रिकॉर्ड को छोड़ देगी, क्योंकि एक एसक्यूएल क्वेरी की कैपेसिटी है, इट कुड रिटर्न अप टू 50,000 रिकॉर्ड. तो डेटाबेस डॉट क्वेरी ये जो मेथड है तुम्हारी, डेटाबेस डॉट क्वेरी ये जो मेथड है ना तुम्हारी, सबसे पहली बात कि ये मेथड एक नॉर्मल डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करती है. डेटाबेस डॉट क्वेरी ये जो मेथड है, ये एक नॉर्मल डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करती है. और इसकी कैपेसिटी, अगर मैं पूछूं कि ये कितना रिटर्न कर सकता है अपने को, अगर ये क्वेरी फायर करता है कितना रिटर्न करेगा, तो आपका आंसर होगा 50,000. इट कुड रिटर्न यू 50,000 रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर वॉट एवर, जो भी ऑब्जेक्ट पे इसको फायर किया अपन ने, वहां से ये मैक्सिमम हाउ कुड इट फेच 50,000, हाउ मच इट कुड फेच 50,000 रिकॉर्ड. ये है डेटाबेस डॉट क्वेरी. ठीक है, अब इसको भूलना मत प्लीज, इसके बाद नहीं भूलना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता मैं. चलो अब वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक पे. तो यहाँ पर कैसा है, अपन ये पढ़ रहे हैं बैच प्रोग्रामिंग. बैच प्रोग्रामिंग की कैपेसिटी अपने को रिसेंटली पता चला कि ये तो अप टू 50 मिलियन रिकॉर्ड तक करता है ना, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इसकी, है ना. तो अभी यहाँ पे कौन सी क्वेरी लगती होगी फिर, तो चलो वो देखो, अभी ध्यान से सुनो. तो बैच प्रोग्रामिंग में डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड है, डेटाबेस ही क्लास, डेटाबेस बहुत बड़ी क्लास है, दो क्लासेस सबसे बड़ी है अपेक्स में, एक डेटाबेस और दूसरी सिस्टम. सिस्टम डॉट डीबग जो तुम लिखते हो ना, वो सिस्टम क्लास, और दूसरी क्लास है डेटाबेस. ये दो सबसे बड़ी, मेटा डेटा में सबसे बड़ी क्लासेस बोले तो ये दो क्लासेस हैं. एक है आपकी सिस्टम क्लास और दूसरी डेटाबेस क्लास. मैक्सिमम ऑपरेशन जो अपने घूमते हैं ना, वो इन्हीं के आसपास घूमते हैं. इवन टेस्टिंग में भी जाएंगे ना अपन, सिस्टम डॉट असर्ट, स्टार्ट टेस्ट, स्टॉप टेस्ट, ये सब उसी के आसपास, सिस्टम क्लास के आसपास ही घूमेगा. और टेस्ट क्लासेस जब लिखेंगे, तो कैसे ना, वहां पे मेथड थी डेटाबेस डॉट क्वेरी, डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड थी. यहाँ पे मेथड का नाम बदल जाता है, यहाँ मेथड का नाम है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर. डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर देते हैं, इसके अंदर भी एसक्यूएल ही है अपन, जैसा वहां दिया था, देते वही हैं, मतलब वही सेम फंडा ही है. मतलब तुम क्या करोगे, इसके पहले यहाँ पर तुम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करोगे, मतलब तरीका वही है. तुम पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करोगे, कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करोगे, जैसे कि लीड लीड क्वेरी, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेरी दोगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे तुम क्वेरी दोगे, यहाँ पे तुम दोगे एसक्यूएल क्वेरी ऑन, एसक्यूएल क्वेरी ऑन लीड ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. ठीक है, तो और उसके बाद में जो लीड क्वेरी है, ये चीज तुम यहाँ पे दोगे, इसके अंदर दोगे. एक तरीका तो ये है कि आप एसक्यूएल इसके अंदर लिखा वो भी चलता है, ऐसा भी चलता है, डायरेक्ट एसक्यूएल लिखा वो भी चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है. और एक ये तरीका ये भी है, बात वही है. लेकिन जब तुम डेटाबेस डॉट क्वेरी लिखते हो ना, तो तुम सिर्फ डेटाबेस डॉट क्वेरी लिखते हो तो 50,000 रिकॉर्ड, और डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर लिखते हो, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर लिखते हो ना, तो अब तुमको 50 मिलियन रिकॉर्ड वापस मिलते हैं. ठीक है, सही करने दो. तो ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस. डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड जब फायर होती है, तो ये जो भी एसक्यूएल आपने इसके अंदर डाल रखा है ना, जो भी एसक्यूएल आपने इसके अंदर डाल रखा है, इट विल गोइंग टू गिव यू 50,000 रिकॉर्ड्स, सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड रिटर्न करती है. और वही सेम क्वेरी आप यहाँ डालो, वही सेम क्वेरी यहाँ डालो, बट इस केस में आपको 50 मिलियन रिकॉर्ड वापस आते हैं. तो ये दो मेथड है, एक है क्वेरी, दूसरा है गेट क्वेरी लोकेटर. समझा या नहीं समझा, फ्रैंकली बताओ, तो आगे बढ़ता, नहीं तो रुकता और समझाता. चलो बताओ, हाँ ना जो भी.
समझ में आया दोनों मेथड के बीच का डिफरेंस? डेटा क्वेरी लोडर कहाँ यूज करना हो तो बता रहा हूँ, पहले ये बताओ ये दोनों मेथड के बीच का डिफरेंस समझा कि नहीं समझा? सो गए कह रहे? ए शुभम, यस की स्पेलिंग में दो एस नहीं आते बे, नालायक को नाम खराब करोगे मेरा आगे चल के। सिर्फ शुभम को ही समझा है ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अक्षय पाटिल कहाँ है? प्रज्वल कहाँ है? ज्योत्सना? तू बंद कर, तू माइक बंद कर समझ सबसे पहले, गया सर। अक्षय तू माइक बंद कर तू सबसे पहले। ठीक है चलो देखो यार, एक लास्ट टाइम फिर से एक छोटा सा रिवीजन। एसो डायनामिक एसओक्यूएल क्वेरी, इसको डायनामिक एसओक्यूएल क्वेरी समझ के चलो, ठीक है? नॉट जस्ट एसओक्यूएल, मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ यहाँ पे। ये एक डायनामिक एसओक्यूएल क्वेरी है। डायनामिक एसओक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। एक होता है डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, जो कि नॉर्मल है, और एक होता है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड, ठीक है? लेकिन हाँ देखो, गेट क्वेरी लोकेटर मेथड आप नॉर्मल जगह यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ बैच प्रोग्रामिंग में यूज होती है। बैच का अपना एक सिंटैक्स है, अभी तुम सीखने ही वाले हो। बैच प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हटके है, ठीक है? बैच प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा सा हटके है, और ये जो गेट क्वेरी लोकेटर ये जो मेथड है ना, ये आप अगर नॉर्मल जगह पे अप्लाई करोगे ना क्लास में, तो आपको एरर आएगा, सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा, सिस्टम जो है उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो वो बात की स्टेज, चलो वो स्टेप नंबर 2 है, अपन स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो भैया, ये मेथड, ये जो एसक्यूएल है, ये अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक को कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप जैसे ही तुम कंपाइल करोगे कोड, वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको स्पेसिफिकली ना अपन आगे बढ़ के एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उसकी दो मेथड है। एक है आपका डेटाबेस डॉट क्वेरी, इसके साथ अगर आपने डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी दिया तो ये आपको रिटर्न करता है 50,000 रिकॉर्ड, ये आपको रिटर्न करता है 50,000 रिकॉर्ड, 50K। और वही सेम क्वेरी अगर आप गेट क्वेरी लोकेटर के साथ देते हो, तो ये आपको देता है 50 मिलियंस रिकॉर्ड। ये डिफरेंस है, ठीक है? ये डिफरेंस है। तो ये है आपका डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड। चलो, तो हम जब बैच प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो बैच प्रोग्रामिंग है, हम पहली बात तो हम हमेशा डायनेमिक एसक्यूएल यूज करेंगे। बैच प्रोग्रामिंग पे कहीं भी स्टैटिक नहीं यूज होता है। बैच प्रोग्रामिंग में हर बार डायनामिक एसक्यूएल ही यूज करना है। और दूसरी बात, डायनामिक एसक्यूएल जब यूज कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं कर सकते अपन, तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे हर बार डेटाबेस डॉट कौन सी मेथड, क्वेरी नहीं, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड। तो ये हमको 50 मिलियंस रिकॉर्ड वापस करेगी, ठीक है? वही मैं लिखा था यहाँ पे कि अगर आप डेटाबेस डॉट क्वेरी लिखते हो तो आपको कितना रिकॉर्ड मिलता है? 50,000। जबकि आप ये गेट क्वेरी लोकेटर लिखते हैं तो फिर आपको 50 मिलियंस रिकॉर्ड मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? आओ, अब लेकिन ये जो मेथड है ना हमारी, ये गेट क्वेरी लोकेटर, ये जो मेथड है हमारी, ये सिर्फ बैच प्रोग्रामिंग पे यूज हो सकती है। अब बैच प्रोग्रामिंग जो है, बैच प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखी जाती है, क्या है, तो वहां पे लाता हूं मैं आपको। पहले ये जरा सा ये देख लो, थोड़ा सा एक डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मैंने एक वीडियो से इसको कट पेस्ट किया है, तो इस वजह से ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है। ये जहां से मैंने ट्रेनिंग किया था, तो वो वीडियो से मैंने इसको कट किया है, ठीक है? लेकिन समझ जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझो, ये जो अभी हमने कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए कि डेटाबेस डॉट कॉम अपना जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है सेल्सफोर्स का, वहाँ पर अकाउंट, अकाउंट जो अपना ऑब्जेक्ट है नॉर्मल, और डेटाबेस पे है तो उसको ऑब्जेक्ट ना बोलते, एक अपना कॉमन टर्मिनोलॉजी अपन उसको टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट का जो डेटा, अकाउंट का डेटाबेस है, एंड लेट्स अज्यूम कि वहाँ पर 20 मिलियन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है? नाउ यू आर फायरिंग अ क्वेरी, आप क्वेरी बना रहे हो ताकि आप ये 20 मिलियन रिकॉर्ड्स को फेच कर पाओ। आपकी कैपेसिटी अप टू 50 मिलियन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नॉर्मल क्वेरी लिखते तो आप सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड फेच कर पाते, लेकिन आप नॉर्मल क्वेरी थोड़ी ना लिख रहे हो। व्हाट यू आर राइटिंग, यू आर एक्चुअली राइटिंग डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, है ना? ये वाली मेथड आप यूज करो। एंड व्हेन यू आर यूजिंग दिस मेथड, तो भैया आप तो अप टू 50,000 ला सकते हो एक बार में, है ना? आप तो अप टू 50,000 ला सकते हो, तो ये तो सिर्फ 20 मिलियन, अप टू 50 मिलियंस ला सकते हो, तो ये तो सिर्फ 20 मिलियन रिकॉर्ड है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। चलो, तो क्या होगा कि वी विल फायर दिस क्वेरी, कौन सी, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर।
और ये एग्जांपल रखो, ये क्वेरी है मेरा, ऐसा एग्जांपल गेट आईडी नेम, थोड़ा सा ब्लर है बट समझो, आईडी नेम वेरिएबल, जो भी एक नॉर्मल सी क्वेरी है। तो ये क्वेरी फायर होगा, और ये क्वेरी जो फायर हो रहा है वो कौन सी मेथड के साथ हो रहा है, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड के साथ हो रहा है। तो ये क्या कर सकता है कि इट कुड फेच अप टू 50 मिलियंस रिकॉर्ड, यहाँ तो 20 मिलियन ही तो उसने पूरा फेच कर लिया। अब ये 20 मिलियन रिकॉर्ड जब फेच किया है तो कहीं ना कहीं स्टोर भी होते हैं भाई, डेटाबेस डॉट कॉम से निकला है तो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होता है, ये सब कुछ होता है। कहाँ होता है, देर इज अ मेमोरी कॉल्ड एज हीप मेमोरी। हर बार जहां भी कुछ भी टेम्पररी स्टोरेज की बात आती है ना, तो अपन सेल्सफोर्स में जिस मेमोरी को यूज करते हैं ना उसको हीप मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और ये काफी बार तुमने सुना होगा मुझसे ये वर्ड। अब ये सारा 20 मिलियन रिकॉर्ड आके एक मेमोरी में स्टोर होता है, उसको हीप मेमोरी बोलते हैं। टेम्पररी मेमोरी बोल सकते हो आप उसको, बफर मेमोरी बोल सकते हो ना, कुछ भी, दो तीन नाम है इसके, आप उसको हीप मेमोरी बोलिए, आप उसको टेम्पररी मेमोरी बोलिए, आप उसको बफर मेमोरी बोलिए, सो इट्स ऑल वन एंड सेम थिंग, तो ऐसा कोई अलग अलग चीजें नहीं है ये। अब यहाँ पर लाने के बाद ठीक है, अब एक चीज और होती है, अब यहां से इसको प्रोसेस करना है अपने को, ये पूरा 20 मिलियन रिकॉर्ड्स अपने को प्रोसेस करना है। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम क्या चाहते हैं, कि जैसे मैंने आईडी नेम और वेबसाइट, ठीक है, आईडी नेम और वेबसाइट तीन चीजें फेच की है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे 20 मिलियंस रिकॉर्ड्स पे ना मैं कुछ अपडेशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनका वेबसाइट रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना चाहता हूँ, या फिर मैंने फोन फील्ड, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ लिखा नहीं है, आप अज्यूम करो कि मैंने फोन फील्ड फेच कर रखी है, मैंने लोकेशन फील्ड ऐसा कुछ फेच कर रखी है, और मैं उस पर अपडेशन करना चाहता हूँ। किस पे, ये सारे 20 मिलियंस रिकॉर्ड जो कि अभी कहाँ मौजूद है, हीप मेमोरी। तो अब यहाँ से बैच प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है वो देखो। बैच प्रोग्रामिंग में तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश। एक बैच प्रोग्राम में तीन मेथड होती है, बस तीन, और कोई नहीं। सबसे पहली मेथड होती है स्टार्ट, दूसरी मेथड होती है एग्जीक्यूट, और तीसरी मेथड होती है फिनिश। स्टार्ट, आपकी बैच प्रोग्रामिंग में तीन मेथड्स होती हैं, फिर से सुनो, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड। एक बैच प्रोग्राम में तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। बैच प्रोग्रामिंग में तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड। ठीक है, चलिए वापस चलो डायग्राम पे। स्टार्ट मेथड क्या करता है, स्टार्ट मेथड क्या करता है, सबसे पहली चीज, स्टार्ट मेथड, स्टार्ट मेथड ये 20 मिलियन रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये जो 20 मिलियंस रिकॉर्ड, ये 20 मिलियंस रिकॉर्ड को बैचेस में बांटता है। स्टार्ट मेथड सबसे पहला काम, दो तीन काम है, सबसे पहला काम, स्टार्ट मेथड का सबसे पहला काम, स्टार्ट मेथड का सबसे पहला काम, ये जो पूरा 20 मिलियंस रिकॉर्ड है ना, इसको रॉ रिकॉर्ड पकड़ो, ये पूरा रॉ डेटा है, इसको वो बैचेस में बांटता है, बैचेस में डिवाइड करता है। ठीक है, अब बैच का साइज मिनिमम होता है, मिनिमम जो होता है, इट इज वन, वन रिकॉर्ड पर बैच मिनिमम, एक बैच में एक ही रिकॉर्ड, ये मिनिमम हुआ। मैक्सिमम 2000, 2000 रिकॉर्ड्स पर बैच मैक्सिमम, ये सब लिखते चलो। ये लिखा है क्या, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, एक सेकंड। मैं एक मिनट चेक करके बता रहा हूँ ये लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है, मैं नोट्स में चेंजेस करता हूं, पहले आप लिखिए। ठीक है, देखो, मिनिमम बैच साइज, मिनिमम मिनिमम बैच साइज इज वन रिकॉर्ड पर बैच, मैक्सिमम बैच साइज इज 2000, मैक्सिमम बैच साइज इज 2000 रिकॉर्ड्स पर बैच। और अगर आप बैच साइज नहीं देते हो, भाई ये क्या है, अगर आप दे रहे हैं तो इफ यू आर नॉट गिविंग द बैच साइज, तो डिफॉल्ट बैच साइज होता है 200, डिफॉल्ट बैच साइज क्या होता है, 200, दैट मीन्स 200 रिकॉर्ड्स पर बैच। तो बैच साइज हम देते हैं, कैसे देते हैं मैं बताऊंगा, आगे चल के आएगा, उसका मेथड आएगा। ठीक है, उसकी मेथड आएगी, वो एक मेथड होती है जिसमें आपको बैच साइज स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। मिनिमम क्या साइज बता सकते हैं आप, वन, कि वन रिकॉर्ड पर बैच,
मैक्सिमम क्या बता सकते हैं, 2000 रिकॉर्ड्स पर बैच, इससे ज्यादा नहीं। तो एक एग्जांपल के तौर पे अभी 20 मिलियन का कैलकुलेशन नहीं आता मेरे को, मान के चलो कि 20,000 रिकॉर्ड है, मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना मैथमेटिक्स नहीं आता, मैं ये 20 मिलियन नहीं है, मान के चलो 20,000 रिकॉर्ड लाए अपन ने, ये इतना हो गया 2000, 20,000, और तुमने बैच साइज दिए हैं 2000, बैच सेलेक्ट करे, इसका मतलब दैट डिवाइडेड बाय 2000, दैट डिवाइडेड बाय 2000, भाई 20,000 पूरे रिकॉर्ड्स हैं, आपने मेथड जो बनाई उसमें बैच का साइज 2000 दिया, तो इसका मतलब आपकी कितनी बैचेस बनी, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 10, 10 बैचेस, 10 बैचेस बनी आपकी, टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनी यहाँ पे 10, B1 B2 B3 B4 B5 B6 7 8 9 और 10, 10 बैचेस बनी, और हर बैच में कितने रिकॉर्ड है तुम्हारे, 2000 रिकॉर्ड्स। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ बैच। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि हाउ विल यू डिसाइड द नंबर ऑफ बैचेस के, एक डेटा है अपने को प्रोसेस करना है, तो उसके नंबर ऑफ बैचेस कितनी लगेंगी। तो एक्चुअली इसकी एक मेथड है, अभी वो पूरा कंप्लीट हो जाने दो डिस्कशन, तो फिर से वापस ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स के हाउ मच द बैच साइज यू हैव गिवन, हाउ मच द बैच साइज यू हैव गिवन। जैसे एग्जांपल के तौर पे 20,000 रिकॉर्ड्स फेच करके लाया अपन ने, कहाँ स्टोर है, यहाँ पर स्टोर है, यहाँ पे कितना स्टोर है 20,000, आपने बैच का साइज क्या डिसाइड किया 2000, 2000 रिकॉर्ड्स पर बैच, ठीक है, ये आपने डिसाइड किया, ये आपने डिसाइड किया, तो आप उसको डिवाइड करो, नाउ 2 डिवाइड बाय 10, 2 10 20, 2 10 20, तो आपका टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी होगी 10 बैचेस, और पर बैच कितने रिकॉर्ड है 2000 रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टार्ट मेथड का सबसे पहला काम, बैच का डिवीजन करना, डेटा को बैच में डिवाइड करना, पहला काम, द फर्स्ट ऑपरेशन। पहला काम क्या है, बैचेस बनाना, सबसे पहला काम है बैचेस बनाना। तो बैच आपको देना पड़ता है साइज, यू नीड टू गिव दिस, ठीक है। बट अगर आपने नहीं दिया तो उसमें भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए सेल्सफोर्स का, है ना, ऑफकोर्स है ना। अगर तुम देते हो तो इट्स अ गुड थिंग, अगर बाय द वे किसी वजह से तुमने नहीं दिया बैच का साइज, तुम भूल गए, तो मेथड तुमको एरर नहीं मारती है, एरर नहीं देती, जबकि वो एक डिफॉल्ट बैच साइज को खुद अज्यूम कर लेता है 200, ना 200 डिवाइड बाय 20,000 है ना, 1,000 बैचेस बन जाएंगी तब, ऐसा रहता है। तो एक डिफॉल्ट साइज भी होता है, अगर बाय द वे यूजर ने नहीं दिया तो क्या करेंगे, प्रोसेसिंग थोड़ी ना स्टॉप करवा सकते हैं, तो फिर सेल्स फोर्स ने अपना डिफॉल्ट साइज बना के रखा है, भैया आप दोगे तो आपकी मिनिमम है 1, मैक्सिमम यू कुड गो अप टू 2000 रिकॉर्ड्स, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। लेकिन अगर ऐसा नहीं करने का है तब, अगर आप नहीं दिया, आपने इफ यू हैवंट गिवन द, तो फिर हम अज्यूम करके चलेंगे 200 रिकॉर्ड्स पर बैच। तो ये होता है, ये पहला काम होता है स्टार्ट मेथड का, सबसे पहला काम। अब दूसरा काम, दूसरा काम, स्टार्टिंग, अब बैचेस बन गई है, फॉर एग्जांपल 6 बैचेस है, 10 बैचेस है, जो भी है, पहला बैच एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद दूसरा करना है, उसके बाद तीसरा करना है, फिर चौथा करना है, फिर पांचवा करना है, फिर छठवा करना है, दिस गोज ऑन, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाना है अभी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, ये एग्जीक्यूट करके देना, ये तो एग्जीक्यूट मेथड का काम है, लेकिन वहां तक बैच पहुंचाएगा कौन, वो है स्टार्ट मेथड फिर से। तो स्टार्ट मेथड के पास में अभी अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना, साफ साफ बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर एक क्लास है, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर एक क्लास है, और डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी ये मेथड है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ, और तुमको पूरा डिफरेंस पहले ही बता दिया मैंने। डेटाबेस डॉट क्वेरी एक मेथड है, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर एक मेथड है। डेटाबेस डॉट क्वेरी और गेट क्वेरी में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो दोनों में एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करता है, डायनामिक एसक्यूएल को। डेटाबेस डॉट क्वेरी भी वही काम करता है, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी भी वही काम करता है, गेट क्वेरी लोकेटर। फर्क क्या है, रिजल्ट देने में, कैपेसिटी में, ये 50,000 रिकॉर्ड रिटर्न करता है, ये 50 मिलियन रिकॉर्ड रिटर्न करता है, गेट क्वेरी लोकेटर। अब थोड़ा सा कॉमन नेम है इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक क्लास होती है स्टार्ट मेथड में, डेटाबेस के अंदर एक और मेथड है, एक क्लास है क्वेरी लोकेटर क्लास। ये जो क्लास है ना, ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है कि बैचेस को आगे पुश करना, किसको देना, एग्जीक्यूट मेथड, मतलब बैचेस को यहां से उठाना, बैचेस को जैसे पहली बैच को उठाना, पहली बैच को उठाना और एग्जीक्यूट मेथड तक प्रोवाइड करना। फिर एग्जीक्यूट मेथड क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिनिश मेथड को दे देगा, ठीक है। फिनिश के बाद में आते हैं, एक मिनट, एग्जीक्यूट अभी फिनिश पे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि एक ही बैच एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, एक ही बैच एग्जीक्यूट हुई है। पहली बैच एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी अपडेशन अपडेशन है वो सब हो जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी बैच इसको लाके देना। तो क्या होता है, एक टू वे कम्युनिकेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कम्युनिकेशन किससे होता है वो भी बताऊंगा, उसकी मेथड है, सब कुछ बताऊंगा, बस आप एक एक चीज पे ध्यान दो।
तो क्या ना, एक टू वे कम्युनिकेशन है, स्टार्ट मेथड और एग्जीक्यूट मेथड के बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये यहाँ से इसको बैचेस देता है, इसने दिया पहला बैच, बैच B1 दिया, इसने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके जो भी अपडेशन करना था डेटाबेस पे, डेटाबेस डॉट कॉम पे जो भी अपडेशन करना था वो कर दिया। इसके बाद ये वापस स्टार्ट मेथड को बोलता है कि भाई बैच B1 तो हो गई मेरी अब। तो स्टार्ट मेथड बोलता है अच्छा तेरा B1 एग्जीक्यूट हो गया क्या, चल B2 देता हूँ। तो इसने B2 दिया, इसने B2 को एग्जीक्यूट किया, इसको जो भी डेटाबेस पे अपडेट करना है वो कर दिया। फिर बोला कि भाई B2 भी एग्जीक्यूट हो गया, B3 भेज दे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये कब एंड होता पता है क्या, जब स्टार्ट मेथड फाइनली बोलता है कि देख अभी जो मेथड भेजा था वो लास्ट है, अब इसके बाद कोई मेथड नहीं है। बी सिक्स प्रोसेस हो गई, B6 के बाद ये बोलेगा मेथड भेज, स्टार्ट बोलेगा नहीं अब खत्म हो गया। तब ये फिनिश मेथड को कॉल करता है कि हो गया, पूरा बैच का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तब आती फिनिश मेथड। तो फिनिश मेथड एक ही बार आती है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, और तुम देखना, तुम में से जो भी इंटरव्यू देगा ना, ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा ही पूछेगा अगर असिंक्रोनस पे आता है तो। एक मिनट ना, हाउ मेनी टाइम्स स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश मेथड्स आर इन्वोक्ड। हाउ मेनी टाइम्स स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड्स जो है वो काम करती है, कितनी बार, कितनी बार स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड इन्वोक होती है। ठीक है, कितनी बार स्टार्ट मेथड, कितनी बार एग्जीक्यूट मेथड और कितनी बार फिनिश मेथड एग्जीक्यूट होती है। तो उसका सिंपल आंसर अब ध्यान से सुन लो, स्टार्ट मेथड एंड फिनिश मेथड ओनली वंस, बस एक बार। स्टार्ट मेथड जो बैच बना लिया, एक एक बैच छोड़ना चालू कर दिया, बस एक बार। फिनिश मेथड सबसे आखिरी। लिखो, ये लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा है, पर क्वेश्चन तो बता दिया ना तुमको कि हाउ मेनी टाइम स्टार्ट फिनिश एंड एग्जीक्यूट मेथड्स आर, स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड। लिखो इसका आंसर, the start method and the finish methods are executed only once, they are invoked only once, they have been called only once. In the batch programming, the start method and the finish method, they are invoked only once, they are executed, they are called only once. लेकिन एग्जीक्यूट मेथड कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, कितनी बार इन्वोक होगी, कितनी बार कॉल होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बैचेस। अगर 6 बैच प्रोसेस करना है 6 टाइम इट विल बी इन्वोक्ड, 10 बैच प्रोसेस करना है 10 टाइम्स इट विल बी इन्वोक्ड, 100 बैचेस प्रोसेस करना है 100 टाइम्स इट विल बी इन्वोक्ड। तो हाउ मेनी टाइम्स द एग्जीक्यूट मेथड विल एग्जीक्यूट, how many times the execute method will be invoked, that depends on the number of batches, that depends on number of the batches. If there are only one batch, then it will be executed only once. There are 6 batches, execute method will be going to invoke 6 times. 10 batches 10 times, 100 batches 100 times, 1000 batches 1000 times. Start method, finish method only once, but the number of the time the execute method will be called, that depends on the number of the batches, number of the batches. Understand this, understand, and this is a very common question, this is a very common question, interview में पूछता ही है, this one is a very common question. How many times, how many times, let me add this to my, how many times the start, execute and the finish methods have been called during the batch programming, during the batch process, कितनी बार एग्जीक्यूट करता है। तो भाई स्टार्ट और फिनिश बस एक बार, स्टार्ट और फिनिश बस एक बार, एंड एग्जीक्यूट मेथड इट डिपेंड्स कि भैया कितनी बैच प्रोसेस करनी है अपने को, जितनी बैच एग्जीक्यूट करनी है उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार वो इन्वोक होगा। ये इसका चक्कर है, ठीक है, ये इसका पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, और अब चलो वापस थ्योरी क्या है देख लेते हैं एक बार। असिंक अपेक्स जॉब एक है, मैं अभी तो नहीं समझाता इसको, मैं आपको लेके जाऊंगा आखिरी में। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, हालांकि ये पढ़ानी चाहिए लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुमको डायरेक्ट प्रोग्राम्स में बताऊं मैं। हाँ, एक आखिरी चीज मुझे और बताना, तो देखो कभी भी अगर मैं कोई क्लास, दो तीन बातें और है, कोई भी क्लास को बैच प्रोग्रामिंग बनाना है मेरे को, बैच प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, ठीक है, कोई भी क्लास, एग्जाम्पल है अपने पास नीचे, कोई भी क्लास को अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाया मैंने जिसका नाम है हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच, कल ये प्रोग्राम, कल मतलब मंडे ये प्रोग्राम लेने वाला हूँ मैं, एक मिनट रुको, शायद मैं कल सुबह क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगा, हो सकता है मैं कल और परसों दोनों क्लास लूँ सुबह के टाइम, मैं अनाउंस कर दूंगा, बाकी बात है। अब ध्यान से सुनो, थोड़ी एक दो बातें और करने दो कवर। कोई भी क्लास को अगर तुमको बैच क्लास बनानी है,
तो दो चार बातें। सबसे पहली बात, हर बैच क्लास का स्कोप ग्लोबल होता है। अभी तक तुम पब्लिक लिखते थे, ठीक है। हर बैच क्लास का स्कोप जो होता है, एक्सेस स्पेसिफायर जिसको बोलते हैं अपन, स्कोप बोलते हैं, वो ग्लोबल होता है, ठीक है। हर बैच क्लास का स्कोप ग्लोबल होता है। उसके अंदर जितने भी मेथड है, तीन मेथड है। एक स्टार्ट मेथड उसका भी स्कोप ग्लोबल रहेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट मेथड, उसका भी स्कोप ग्लोबल रहेगा। और फिनिश मेथड, उसका भी स्कोप ग्लोबल रहेगा, ठीक है। ये सब मैं करवाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, बट आज के साथ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो पूरा इंट्रोडक्शन देना है मुझको। तो पहली बात, किसी भी क्लास को अगर तुम बैच क्लास बना रहे हो, तो बैच क्लास लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक नॉर्मल क्लास से थोड़ा सा अलग लिखना पड़ता है उसको, है ना। तो कैसा है कि जब भी आप किसी क्लास को बैच क्लास बनाते हो, पहली चीज, उस क्लास का जो स्कोप है, उस क्लास का जो एक्सेस स्पेसिफायर है, वो ग्लोबल है। यहां तक कि उसके अंदर जो मेथड्स है, तीन ही मेथड है, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, उनका भी स्कोप क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, क्लास का क्लास तभी बैच क्लास बनती है जब वो एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है ऐड करना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने प्रोग्रामिंग कर रखी है, लेकिन अगर आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग कर रखी है, अगर अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की सी प्लस प्लस वगैरह, अगर बाय द वे किसी ने कर रखी है, तुमको कुछ याद है क्या सी प्लस प्लस में हैश का है? हैश इंक्लूड, जिन्होंने प्रोग्राम करा होगा, stdio डॉट एच, ऐसा लिखते थे, कुछ याद है किसी को? हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, conio डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, उसके बाद में conio कंसोल इनपुट आउटपुट, conio, है ना, ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग। और एक और था आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये सब क्या था? दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड क्लासेस। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप सी इन सी आउट फॉर लूप वगैरह नहीं लिख सकते थे, एरर मारता था। यहां पर भी छोटा सा ऐसा ही कंसेप्ट है, मिलता जुलता कंसेप्ट है। अभी कैसे ना, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब तक तुम थोड़ा सा दायरा बढ़ाओगे नहीं ना, तुमको बहुत टफ लगेगा। थोड़ा सा भी दायरा आगे बढ़ के सोचोगे ना, तो तुमको नहीं, ये सब जरूरतें हैं, ये सब जरूरतें हैं। एक क्लास की डिमांड है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे को बैच क्लास बनाओ, बैच क्लास बनाओ, बैच क्लास बनाओ। अरे तो बैच क्लास कैसे बनाएंगे? पहले उसको ग्लोबल करो, पहले तो उसको ग्लोबल करो। दूसरा, उसमें एक इंटरफेस डालो, उसके अंदर एक इंटरफेस डालो। इंटरफेस डालने का तरीका होता है इंप्लीमेंट्स। ये कीवर्ड है, ये क्या है? कीवर्ड है। जैसे क्लास एक कीवर्ड है, ग्लोबल एक कीवर्ड है। कीवर्ड बोले तो वो वर्ड जो डिफाइंड है, जिसका डेफिनेशन अपन चेंज नहीं कर सकते, कंपाइलर के पास उसका अपना एक डेफिनेशन पहले से मौजूद है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो एक कीवर्ड है। एक आपको ना, वी शुड इंप्लीमेंट वन इंटरफेस, एक इंटरफेस देना पड़ता है, उसके साथ में एड ऑन करना पड़ता है। क्या नाम है उस इंटरफेस का? फिर से डेटाबेस क्लास। डेटाबेस बहुत बड़ी क्लास है, डेटाबेस डॉट बैचेबल एस ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही लिखना पड़ता है। एक क्लास को अगर आपको बैच क्लास बनाना है, तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इंप्लीमेंट्स क्या? डेटाबेस डॉट बैचेबल एस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। जब आप ये इंटरफेस इसके साथ ऐड ऑन करते हो, जब आप ये इंटरफेस इसके साथ ऐड ऑन करते हो, तब जाके ये जो क्लास है ना, जो भी इसका नाम है, जो भी इसका नाम है, वो बनती है बैच क्लास, वो बनती है बैच क्लास। ऐसा है ये। उसके बाद आपको उसके अंदर में अब इम्प्लीमेंट, उसके बाद में जाते हो तो फिर आपको स्टार्ट मेथड, आपको एग्जीक्यूट मेथड और आपको फिनिश मेथड लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये, अब ये यहाँ से ना मैं कल स्टार्ट करता हूँ। इसका अपना एक फॉर्मेट है। स्टार्ट मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है। एग्जीक्यूट मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, इसका सिग्नेचर क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है। फिनिश मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है। पहले ये समझाऊंगा और फिर जो है बैच क्लास लूंगा। देखो एक चीज और सुनो, एक आखिरी बात, इस तरह का कोई भी इंटरफेस जब भी हम लिखते हैं ना, एक कॉमन वर्ड है आईटी में, ठीक है। और ये सब कैसा है ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं समझा रहा हूँ, तो इसलिए कि तुम कैप्चर करो, याद करो और लिखो, पढ़ो, समझो। कल चल के ये वर्ड कभी सामने में आ गया तो अपन ने घबरने का नहीं है। इस तरह का कोई भी इंटरफेस जब क्लास के साथ लिखते हो ना, इस तरह का कोई भी इंटरफेस, जैसे डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस, इसको ना डेकोरेटर्स बोलते हैं। एक कॉमन वर्ड है इसका, डेकोरेटर्स, इसको ना डेकोरेटर्स बोलते हैं, डेकोरेटर्स। और ये वर्ड ना तुमको यहां से लेके ऑरा से लेके एलडब्ल्यूसी तक यूज होगा। ये जो वर्ड है ना, डेकोरेटर्स, मतलब दिस क्लास हैज बीन डेकोरेटेड। ये क्लास जो है ना वो डेकोरेट हुई है। डेकोरेट हुई मतलब कुछ एड ऑन हुआ है उसमें,
डेकोरेट हुई है मतलब कुछ एड ऑन हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये वर्ड एग्जैक्टली कहाँ से आया, बट कैसा है ना, एक आर्मी ऑफिसर होता है जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको बहुत सारे मेडल्स वेडल्स मिले हुए हैं, तो उसके लिए एक वर्ड होता है, ही इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। मतलब वो ऐसा बहुत सजा सुजा हुआ है बिल्कुल, उसके बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हैं उसके सीने पे, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब, तो उसको बहुत सारे मेडल्स लिखे, तो अपन बोलेंगे ही इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। तो जब अपन क्लास के साथ कोई भी चीज ऐसी इंटरफेस लगाते हैं ना, एड ऑन करते हैं कुछ, उसको डेकोरेटर बोलते हैं। तो दिस क्लास हैज बीन डेकोरेटेड with a interface called as database.batchable interface। और डेकोरेटर्स लगाते कैसे, विद द वर्ड implements, दिस इज अ कीवर्ड, ये है उसका कीवर्ड। और ये इम्प्लीमेंट जो है ना, ये आगे तक जाएगा तुमको ऐसे, आगे चल के तुम इसमें जाओगे ना, ऑरा पे जाओगे, ऑरा पे भी जाओगे तब भी लिखना है ये इम्प्लीमेंट्स, वहां पे इम्प्लीमेंट्स की वजह एक्सटेंड्स लिखना पड़ता है, इम्प्लीमेंट हट जाता है बट एक्सटेंड्स वर्ड आ जाता है। क्लास एक्सटेंड्स, बट एक्सटेंड्स इज ऑल्सो वो, यहाँ यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, वहां जाके एक्सटेंड्स लिखते हैं, फर्क इतना ही है बस। लेकिन जो भी आप डेकोरेट करते हो, अपेक्स में इम्प्लीमेंट से करते हो, और में एक्सटेंड से करते हो, बस इतना फर्क आता है। तो ये कैसा ना, अगर धीरे धीरे समझते चले ना तुमने, तो प्रोग्रामिंग बस ऐसा ही है, आगे पीछे बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा खेल नहीं है प्रोग्रामिंग, देखा जाए तो। ठीक है, चलो ये फॉर्मेट है। कल अपन ना इसको फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले पहले, और फिर उसके बाद में एक्चुअल एक एग्जाम्पल लेंगे बैच क्लास का। तो मैं शायद देखो कल क्लास रख सकता हूँ, तुम तैयारी रखो सुबह, वही 8 बजे का टाइमिंग, कल और परसों अगर रखना रहा तो वो मैं कल बताता, ग्रुप में बताऊंगा।